नमस्कार। देश की बात में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। क्या दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी को जनसंघ से लेकर अब तक की अपनी जीवन यात्रा में जिस एक बड़े नायक की तलाश थी, वो नायक मिल गया है? ऐसा नहीं कि अब जनसंघ से लेकर भाजपा की अब तक की यात्रा में दक्षिण से उसके पास नेता न रहे हों, ऐसा नहीं। बड़े नेता रहे हैं। वेंकैया नायडू जैसे लोग हैं, सिद्धरामैया, येदियुरप्पा जैसे लोग हैं कर्नाटक। अनंत कुमार रहे नहीं, वो बड़े नेता थे। बहुत सारे लोग हैं आंध्र से, तमिलनाडु से, कर्नाटक से, जो भाजपा की यात्रा में समय समय पर जिन्होंने अपनी भूमिका निभाई। लेकिन ये भी सच है कि दक्षिण भारत में भाजपा का ऐसा कोई नेता नहीं हो पाया अब तक जिसमें नायकत्व दिखे, जिसमें स्पार्क दिखे, जो जनता को मोबिलाइज कर पाए, सड़क पर उतरे तो हंगामा हो जाए, कोहराम हो जाए। वो जो एक होता है ना कि व्यक्ति के अंदर एक, जिसको हम लोग सरल भाषा में कहते हैं, वो करंट है। भाजपा को उसकी तलाश थी दशकों से। वाजपेयी जी के काल से ही तलाश थी कि ऐसा कोई चेहरा होना चाहिए दक्षिण में। और शायद इसीलिए कर्नाटक को छोड़ दीजिए तो बाकी स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी दक्षिण में तमाम प्रयासों के बाद भी कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं कर पा रही थी, क्योंकि दक्षिण में कोई ऐसा नेता ही नहीं पैदा हो पाया जो लीडर ऑफ मासेज हो, जो जनता का नेता हो। पद के कारण कुछ लोग नेता हो जाते हैं। भाई भाजपा बड़ी पार्टी है, किसी को भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना देगी तो वो नेता तो हो ही जाएगा। बीएल संतोष राष्ट्रीय संगठन मंत्री है तो महत्वपूर्ण है, लेकिन वो पद के कारण महत्वपूर्ण होना एक अलग विषय होता है और जनता के बीच में आपकी स्वीकार्यता होना अलग चीज होता है। तो क्या वो खोज अब पूरी हो गई है? अब आप कहेंगे कि इतनी देर से पहेली बुझा रहे हैं। तमिलनाडु में एक नौजवान अपनी आईपीएस की नौकरी छोड़कर अच्छी खासी सेटल्ड लाइफ, उसको छोड़कर भाजपा के पास आता है कि हम समाज के साथ काम करना चाहते हैं और सेवा से त्यागपत्र देना चाहते हैं। तो अपने जीवन काल का टॉपर, एमबीए में टॉपर, पहले अटेम्प्ट में आईपीएस, ऐसा नहीं कि कोई जोड़ तोड़ वाला मामला था, और वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होता है। उस नौजवान का नाम है अन्नामलाई। अन्नामलाई को लोग साउथ का नरेंद्र मोदी भी कहते हैं, उनके चाहने वाले, सब तो नहीं, उनके चाहने वाले। अन्नामलाई इस वक्त चर्चा में क्यों आया? इस वक्त उनकी कुल उम्र है, अगर मैं सही स्मरण कर रहा हूं, मेरे ख्याल से 38-39 साल के होंगे कुल, 38-39 ईयर्स। चेन्नई में एक छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना घटती है। अन्नामलाई उस घटना को एक बड़े जन अभियान में तब्दील कर देते हैं। यह अभी हाल का ही, जिसके कारण देश दुनिया भर में अन्नामलाई चर्चा में आए, जिसके कारण मैं देश की बात उन पर कर रहा हूं। और उसके बाद वो एक शपथ लेते हैं कि जब तक तमिलनाडु से डीएमके सरकार की विदाई नहीं हो जाती, तब तक मैं अपने पांव में न चप्पल पहनूंगा न जूता पहनूंगा, नंगे पांव रहूंगा। अन्नामलाई इस वक्त भाजपा के अध्यक्ष हैं प्रदेश के, तमिलनाडु के। तो भाजपा का ये मेरे ख्याल से पूरे देश में अब तक के जनसंघ से लेकर अब तक के इतिहास में पहले प्रदेश अध्यक्ष होंगे अन्नामलाई, जिन्होंने किसी अपराध की घटना के विरोध में ये फैसला सार्वजनिक व्रत लिया हो कि जब तक ये सरकार नहीं चली जाती तब तक मैं पाँव में
जूता चप्पल नहीं पहनूंगा। और फिर इसके आगे एक फैसला उन्होंने लिया कि फरवरी से, इसी वर्ष की फरवरी से भगवान मुर्गन के जितने 6 प्रसिद्ध स्थान हैं हर जगह जाऊंगा और वहां शीश झुकाकर ये मांगूंगा कि हे प्रभु, हे जगन्नाथ, इस अत्याचारी सरकार की विदाई करो। और तीसरा दृश्य जिसका वीडियो और जिसका फोटो पूरी दुनिया में छा गया, करोड़ों लोगों ने देखा उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर, वो था नंगे पांव नंगे बदन खड़े अन्नामलाई अपने शरीर पर खुद कोड़े मार रहे हैं। वो चित्र, उस चित्र ने सनसनी बिखेर दी। ऐसा दृश्य कभी देखा नहीं गया। उस स्तर का राजनेता, जो एक रूलिंग पार्टी है जो केंद्र की, और वैसे देश की बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी, उसका प्रदेश अध्यक्ष, स्टेट प्रेसिडेंट अपने पेट पर कोड़े मार रहा है। उस दर्द से, जो छात्रा के ऊपर दुष्कर्म के कारण जो दर्द उसको और उसके परिवार को या नारी समाज को हुआ, उस दर्द से खुद को जोड़ने के लिए अन्नामलाई ने ये कदम उठा लिया। इस कदम से डीएमके भी स्तब्ध, स्टालिन भी स्तब्ध, स्टालिन के बेटे उदयनिधि भी स्तब्ध। क्योंकि स्टालिन के उत्तराधिकारी अब उदयनिधि है, इसमें कोई शक नहीं, साफ हो गया है, घोषित हो गया। तो आने वाले वक्त में अब लड़ाई होगी उदयनिधि और अन्नामलाई के बीच में। यह प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है तमिलनाडु में। और आप सोचिए कि कभी आपने ऐसा सुना कि आज के दौर में कोई राजनेता अपनी पीठ पर खुद कोड़े मारे, सिर्फ इसलिए कि नहीं, हम उस छात्रा के दुख के साथ अपने को जोड़ना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए कि ये जो रूलिंग पार्टी है, जो सरकार है, वो उस छात्रा को न्याय नहीं दे रही। इस गुस्से में अपने शरीर पर कोड़े, इस घटना ने अन्नामलाई को एक विशेष पायदान पर ले जाकर खड़ा कर दिया। भाजपा के अंदर भी उस पर एक स्तब्धता जैसी स्थिति आ गई जब ये पता लगा कि भाई बड़ा निर्णय ले लिया और बड़ा प्रण कर लिया कि जब तक डीएमके नहीं जाती सरकार से, सत्ता से, तब तक मैं कुछ नहीं पहनूंगा। आज के दौर में छोटा निर्णय नहीं, 2 दिन 4 दिन का तो आदमी ले भी सकता है प्रण कि भाई कोई पूजा है, कोई अवसर है, कोई अनुष्ठान है, नहीं पहनेंगे 2 दिन चप्पल जूता। लेकिन जब तक डीएमके नहीं जाए और डीएमके चली जाएगी, इसकी गारंटी कोई सरकार चुनाव में हार जाए, नहीं वापस आएगी, इसकी गारंटी कौन ले सकता है? कोई नहीं। नए लोकतंत्र में वापस भी आती हैं सरकारें, तब क्या करेंगे? और सार्वजनिक घोषणा कर देना, चुपचाप न जूता चप्पल छोड़ दो तो भी बात समझ में आती है, तो सार्वजनिक घोषणा है। तो अपने को एक बड़ी कसौटी पर खुद कस रहे हैं अन्नामलाई। आज के दौर में जब जनता को सबसे बड़ी शिकायत राजनेताओं से यही है कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, गोस्वामी जी ने लिखा, पर उपदेश कुशल बहु तेरे और जे आचरहि सो नर ना घनेरे। दूसरे को भाषण देने में सब आगे है, लेकिन अपने ऊपर कोई उसका अमल नहीं करता, आचरण का। अन्नामलाई ने जनता की इस धारणा को ही तोड़ा है कि नहीं, हम केवल मंच पर भाषण देने के लिए नहीं हैं, हम जमीन पर खड़े होंगे। और इस पूरे डीएमके के विरुद्ध पूरी राजनीतिक लड़ाई को अन्नामलाई ने बहुत चातुर्य और बहुत प्रगल्भता के साथ सनातन के साथ जोड़ दिया, आस्था के साथ जोड़ दिया, भक्ति की शक्ति के साथ जोड़ दिया। भगवान मुर्गन के सभी 6 प्रसिद्ध स्थानों पर जाके माथा टेकेंगे। ये राजनीतिक अभियान
धार्मिक अभियान से भी जुड़ गया, एक आस्था से भी जुड़ गया, इसका एक अपना अरोमा हो गया फिर। और वो एक अपराध की एक घटना थी। अन्नामलाई चाहते तो ये भी कर सकते थे कि उस रेप की घटना के विरोध में 1 दिन 2 दिन 4 दिन का घेराव करते, कुछ करते, सड़क पर प्रदर्शन हो जाता, कुछ हल्ला हंगामा हो जाता, 1000-2000 लोग गिरफ्तारी होती, उनकी अगले दिन रिहाई हो जाती। ऐसे प्रदर्शनों में गिरफ्तारी के बाद कोई ऐसा तो नहीं कि आपको परमानेंट कोई जेल भेज देगा, इधर गिरफ्तारी हुई उधर चाय पिला के वापस भेज देते, भाई ठीक है कागज पत्र पर दस्तखत हो गए, घर जाओ। ये लाठीचार्ज हो जाता, बहुत होता तो एक दिन की खबर बन जाती, 2 दिन की खबर बन जाती। नहीं, अन्नामलाई ने उस पूरी आपराधिक घटना को एक बड़े अभियान में तब्दील कर दिया। उसके विरुद्ध जो अभियान युद्ध है, उस दुष्कर्म के विरुद्ध जो आक्रोश था, उसको अन्नामलाई ने एक बड़े राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक अभियान में डाल दिया। ये कौशल है, ये विशिष्टता है। अन्यथा आप देखिए बड़े बड़े आपराधिक घटनाओं में 1 दिन 2 दिन का उबाल होता है, बहुत बड़ा उबाल होता है, लेकिन 1 दिन 2 दिन 3 दिन, उसके बाद फिर वही जुमला, कानून अपना काम करेगा, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। लेकिन अन्नामलाई ने उस छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म को एक प्रदेश की राजनीति को हिला देने वाला मुद्दा बना दिया, अनवरत चलने वाली एक राजनीतिक यात्रा में तब्दील कर दिया, एक अभियान में तब्दील कर दिया, और पूरे देश और दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया, अपने बदन पर कोड़े चलाकर, और पाँव में जूता चप्पल नहीं पहनेंगे इसकी कसम खाकर। इसलिए मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि क्या भारतीय जनता पार्टी को वह नायक मिल गया जिसकी उसे मुद्दत से तलाश थी। लगता तो ऐसा ही है। अब अन्नामलाई की भी परीक्षा होगी जब चुनाव में राज्य जाएगा, और तब भारतीय जनता पार्टी उनकी लीडरशिप में, उनकी अध्यक्षता में प्रदेश में कैसा प्रदर्शन करती है, इस पर बहुत कुछ टिकेगा। धन्यवाद।